खरं पाहिलं तर तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे की ओबीसीच्या आरक्षणासंबंधी इम्पेरियल डाटा हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयानं केंद्र सरकारच्या अशा प्रकारचा डाटा यापूर्वी कलेक्ट केलेला आहे। तो डाटा केंद्र सरकार राज्याला देत नाही, त्यामुळं ओबीसीच्या या रिझर्वेशनवर हे गंडांतर आलेलं आहे। त्यामुळं अशा प्रकारचा ठराव आम्ही या ठिकाणी मांडणार। अनेक दिवसांपासून कृषी कायद्याच्या विरोधात देशातले सर्व शेतकरी या ठिकाणी आंदोलन करत आहेत आणि ते आंदोलन करत असताना त्यांची सातत्यानं मागणी आहे की कृषी कायदा हा रद्द झाला पाहिजे आणि त्याचं समर्थन करण्यासाठी त्याचं सुद्धा आम्ही या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे आणि तशा प्रकारचा सुद्धा ठराव या ठिकाणी येणार है। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे किसान कृषि बिल को लेकर आप लोग क्या करने वाले और सबसे अहम ओबीसी के मुद्दे पे आप क्या करने वाले? जहाँ तक ओबीसी के रिजर्वेशन का इश्यू है, केंद्र सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय ने पिछले वक्त कुछ इंपेरियल डाटा इसके बारे में कलेक्ट किया था और वो इंपेरियल डाटा कलेक्ट करके उन्होंने वो किसी भी प्रदेश की सरकारों को दिया नहीं है और ओबीसी रिजर्वेशन के लिए इंपेरियल डाटा एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वो डाटा जब तक कलेक्ट करके हम सुप्रीम कोर्ट में देते नहीं तब तक ओबीसी रिजर्वेशन हमको मिलता नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने वो डाटा हमको उपलब्ध कराना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव हम विधानसभा में लाने जा रहे हैं। कई दिनों से लगातार धूप हो या बरसात हो या ठंडी हो, इसमें हमारे किसान संसद के बाहर, दिल्ली के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। उसमें कई लोग कोरोना से ग्रस्त भी हुए, कई लोगों का मृत्यु भी हुआ और वे किसान विरोधी बिल का विरोध कर रहे हैं। ऐसे किसानों को समर्थन देने के लिए भी हम कटिबद्ध है और हम किसानों के साथ है। वह भी प्रस्ताव हम विधानसभा में लाने वाले हैं। लोकल स्तर पर आप लोग ओबीसी कितने लोग हैं जो केंद्र समर्थन नहीं करा, उसके लिए भी आप लोग सर्वे करा रहे हैं, कुछ उस बारे में बता पाएंगे? देखिए, सर्वे तो केंद्र सरकार ने किया हुआ है और वो सर्वे का रिपोर्ट उनके पास है। वे रिपोर्ट अगर हमें मुहैया करा देती है तो निश्चित रूप से ओबीसी के आरक्षण के लिए महाराष्ट्र की सरकार को लागू करने में सहूलियत मिलेगी। सर, लेकिन आपने जो कहा कि किसी बिल पे आप प्रस्ताव लेके आएंगे, लेकिन इस बार की जो रूपरेखा कार्यक्रम की आई है अभी तक 2 दिन की, उसके अंदर कहीं इसका जिक्र नहीं है। नहीं, आपको अभी विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसके पश्चात इसकी जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से हम कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस बार क्या इस 2 दिन के सत्र में आ पाएगा वो कृषि कानून के विरोध में जो बिल आना है? सभागृहामध्ये ते बिल येऊ द्या, ते बिल आल्यानंतर मी निश्चितपणे त्याच्यावर भाष्य करेन, कारण आता विधानसभेचं सत्र सुरू असताना त्यावर बोलणं, टिप्पणी करणं ही योग्य ठरणार नाही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरसंघ चालक श्री भागवत जी ने एक स्टेटमेंट अभी किया है कि हिंदू मुस्लिम में कोई तनाव नहीं है, लेकिन वो इस बात का जवाब दे कि जिन मुसलमानों को गोश्त के नाम पर मारा गया, जिन मुसलमानों की जान झुंडशाही ने ली है, उसके बारे में वे कुछ नहीं कह रहे हैं। और आज जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की स्थिति है, गुजरात में चुनाव की स्थिति है, 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है और वे कह रहे कि हिंदू मुस्लिम एक है, तो मुझे तो लगता है कि गिरगिट जैसा रंग बदलता है, वैसी आरएसएस की संगठन भी अपना रंग बदलने जा रही है। लोगों ने सावधान होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघ चालक श्रीयुत मोहन भागवत यांनी आज एक स्टेटमेंट केलं की हिंदू आणि मुसलमान हे एकत्र आहेत। मला त्यांना प्रश्न विचारायचा आहे, ज्या वेळेला मुसलमानांना मटणाच्या नावावरती ठार मारण्यात आलं, झुंडशाहीच्या प्रवृत्तीने अनेक लोकांचा जीव घेतला, त्यावेळेला ते या विषयावर का बोलले नाहीत? आज जेव्हा उत्तर प्रदेश, गुजरात सारख्या राज्यांच्या निवडणुकांसोबत 5 राज्यांची निवडणूक आली आणि त्यावेळेला ते भाष्य करत आहेत, याचा अर्थ गिरगिट जसा रंग बदलतो
तसं RSS रंग बदलण्याचं काम करत आहे. लोकांनी यापासून सावध व्हायला पाहिजे. राउत साहब, इसके अलावा कल उन्होंने कहा है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिवसेना हमारे दुश्मन नहीं है. आपको लग रहा है कहीं ना कहीं बीच में खिचड़ी पक रही है? आई भवानीचा गजर म्हणजे झी 24 तास.